आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए कुंडली मिलान सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। कुंडली मिलान सीरीज से हम जानेंगे कि जब हम किसी लड़की लड़के का कुंडली मिलान कर रहे होते हैं तो उस कुंडली मिलान में परस्पर हमको किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, यानी कि लड़के की कुंडली में किन गुणों को देखना चाहिए, किन दोषों को देखना चाहिए, लड़की की कुंडली में क्या गुण देखने चाहिए, क्या दोष देखने चाहिए, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन में इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। अक्सर हम लोग गुण वर्ग मिलान करके, अष्टकूट मिलान करके ही इतिश्री कर देते हैं, यानी हम अपनी शादी करने के लिए स्वीकृति दे देते हैं, जबकि यह बात सर्वथा अनुचित है। क्योंकि गुण वर्ग मिलान के माध्यम से केवल हम लड़की लड़का के बीच में कितना प्रेम रहेगा यह जान पाते हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाते हैं, और उसका मिलाना ज़रूरी भी है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में सबसे पहली जो आवश्यकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बगैर जीवन में चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हों तो गृहस्थ जीवन का आनंद नहीं आता है। परंतु प्रेम ही सब कुछ है, या प्रेम पर ही समाप्ति हो जाती है। प्रेम के बाद किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सत्य नहीं है। प्रेम के अलावा भी गृहस्थ जीवन में बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत होती है। यदि वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो गृहस्थ जीवन में से प्यार शीघ्र समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो इसलिए गुण वर्ग मिलान के बाद कुंडली मिलान परम आवश्यक है। यदि कुंडली मिलान नहीं किया है, केवल गुण वर्ग मिलान करके आपने स्वीकृति दे दी कि यहाँ 30 गुण मिल जाते हैं, 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, तो सुखी ग्रस्त जीवन की गारंटी हो गई, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। कुंडली मिलान बहुत आवश्यक है, गुण वर्ग मिलान से भी ज़्यादा आवश्यक है कुंडली मिलान। और कुंडली मिलान में भी हमको किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आप कुंडली मिलान जो कर रहे हैं जिन बच्चों का, उन बच्चों का परिवेश क्या है, वो किस देश काल वातावरण में रहते हैं, इस चीज़ का ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी विचार कर लेना चाहिए कि आप कुंडली मिलान किसकी ओर से कर रहे हैं, यानी लड़का पक्ष की ओर से कर रहे हैं या लड़की पक्ष की ओर से कर रहे हैं। तो इन बातों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आज मैं केवल आपको इतना बताने जा रहा हूं कि यदि हम लड़की की ओर से कुंडली मिलान कर रहे हैं तो लड़के की कुंडली में हमको किन किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। सबसे पहले गुण के रूप में लड़के का नंबर फर्स्ट पर आपको देखना चाहिए स्वास्थ्य, कि उस लड़के की हेल्थ कैसी रहेगी। किसी के गुण वर्ग बेशक 36 मिलते हो और कितना भी प्रेम हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड बीमार रहता है, लड़का बीमार रहता है, उसको कोई गंभीर रोग है, तो क्या उनका गृहस्थ जीवन अच्छा रह सकता है, उनका प्रेम खुशहाल रह सकता है? कभी भी नहीं। इसलिए पहले नंबर पर आपको लड़के का स्वास्थ्य देखना चाहिए और दूसरे नंबर पर देखना चाहिए लड़के का ज्ञान, शैक्षिक योग्यता, यानी उसकी जो एजुकेशन है वो कैसी रहेगी। आज के परिवेश में तो शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य है, इसलिए शैक्षिक योग्यता, उसकी मेंटल एबिलिटी को भी ज़रूर देख लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर देखना चाहिए लड़के के चरित्र को, कैरेक्टर को, कि लड़के का कैरेक्टर कहीं लेस तो नहीं है, खराब तो नहीं है। यदि लड़के का कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तब भी गृहस्थ जीवन में
मंगलमयता नहीं रहेगी, गृहस्थ जीवन में खुशी नहीं रहेगी। उसके साथ देखना चाहिए लड़के के भाग्य को, लड़के की कुंडली में भाग्य स्थान की क्या स्थिति है, और उसके साथ देखना चाहिए 5वें नंबर पर लड़के की आयु को। लड़का दीर्घ आयु वाला है, आप कल्पना कर सकते हैं लड़की लड़के के गृहस्थ जीवन में सब कुछ है, परंतु लड़के की आयु कम है, दीर्घ आयु नहीं है, तब ये सभी जो गुण हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। गृहस्थ जीवन में मंगलता की कल्पना भी नहीं कर सकते, खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए लड़के की कुंडली में आयु को भी जरूर देख लेना चाहिए। और 6वें नंबर पर गुण के रूप में देखना चाहिए लड़के के संतान योग को, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी जो श्रुतियाँ हैं वो ये कहती हैं कि जो संतान योग है वो लड़के के भाग्य से मिलने वाली चीज़ है। लड़की के भाग्य से घर में लक्ष्मी आती है और लड़के के भाग्य से आती है संतान। तो संतान योग को भी जरूर देख लेना चाहिए गुण के रूप में। अब ये हमने 6 प्रकार के लड़के की कुंडली में गुण देख लिए। उसके बाद देखना होता है हमको दोषों को। कहीं कोई ज़्यादा गंभीर दोष तो नहीं है लड़के की कुंडली में, और वो दोष क्या होगा? सबसे पहला दोष है अल्पायु। लड़के की कुंडली में अल्पायु योग तो नहीं है, यद्यपि ज्योतिष में आयु के बारे में विचार करना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। आयु के विचार को कभी भी एक समझदार ज्योतिषी को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ बड़ा घात हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने इस चीज़ को गुप्त रखा है। आज तक कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाया है कि किस व्यक्ति के कितने श्वास इस संसार में है, कितना श्वासों का हिसाब किताब लेकर वो इस दुनिया में आया है। एक ज्योतिष है जो उसका अंदाज़ा लगा लेती है, परंतु समझदार ज्योतिषी के लिए भी ज्योतिष विद्या का यही निर्देश है कि उसको आयु के बारे में जो भविष्यवाणी है वो कभी भी ओपन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपने अंतर हृदय में तो वो विचार कर सकता है, किसी भी बहाने से उस मैच मेकिंग को वो अनमैच डिक्लेयर करके एक गृहस्थ जीवन के अंधकार में जाने से वो बचा सकता है। और तीसरे नंबर पर जो विचार करना चाहिए लड़के के अंतर लड़के की कुंडली में जो दोष देखना चाहिए वो होता है नपुंसक। लड़के की कुंडली में कहीं नपुंसक दोष तो नहीं है। यदि लड़के की कुंडली में नपुंसक दोष है तब भी गृहस्थ जीवन किसी नर्क से कम नहीं बन जाता है। इसलिए एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को लड़के की कुंडली में दोष के रूप में चौथे नंबर पर नपुंसक दोष को देख लेना चाहिए। उसके अलावा आगे हमको देखना चाहिए व्यभिचारी दोष को। लड़के की कुंडली में व्यभिचारी दोष तो नहीं है। व्यभिचार मीन्स वो कैरेक्टरलेस तो नहीं है। व्यभिचारी जिसकी प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं वो लड़की के जीवन को नरक में बना देता है, संकट में डाल देता है। इसलिए यदि लड़के की कुंडली में व्यभिचारी दोष है तब भी उस कुंडली को रिजेक्ट कर देना चाहिए, कुंडली मिलान को अनमैच्ड कर देना चाहिए। और 5वें नंबर पर होता है दारिद्र दोष। लड़के की कुंडली में दारिद्र दोष तो नहीं है, यानी उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत पुअर तो नहीं है, बहुत कमज़ोर तो नहीं है, बहुत डाउन तो नहीं है। इसलिए एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को लड़के की कुंडली में दारिद्र दोष को भी ज़रूर देख लेना चाहिए। उसके अलावा 6वें नंबर पर देखना चाहिए कि लड़के की कुंडली में सन्यासी योग या वैरागी योग तो नहीं है। सन्यासी वैरागी से मतलब ये है कि उसकी सांसारिक भोगों में आसक्ति ही नहीं है। जिसकी सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है, वो एक लड़की को गृहस्थ जीवन का आनंद कैसे दे पाएगा,
कैसे उसके मन की बात को समझ पाएगा, अपने मन की बात को उसको समझा पाएगा, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन है वो तो भोग प्रधान है और जो सन्यासी वैरागी हैं वो भोगों से दूर रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये गृहस्थ जीवन के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाता है। कई बार ऐसा समाज में देखने के लिए मिलता है, यदि लड़के की कुंडली में सन्यासी या वैरागी होने का योग दिखाई दे रहा है तब भी एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को कुंडली को अनमैच्ड कर देना चाहिए। उसके अलावा लड़के के कुंडली में देखना चाहिए कहीं उसकी कुंडली में संतानहीनता का दोष तो नहीं है, यानी पंचम भाव से संबंधित उसकी कुंडली का फल खराब तो नहीं है। इस चीज़ को भी एक एस्ट्रोलॉजर को अवश्य देख लेना चाहिए। 8वें नंबर पर देखना चाहिए कि लड़के की कुंडली में विधुर दोष तो नहीं है। विधुर से मतलब जिसकी पत्नी जल्दी मर जाती हो, जल्दी साथ छोड़ जाती हो और वो पत्नीहीन होकर अपना जीवन गुजारने वाला जो व्यक्ति बनता है उसको विधुर बोलते हैं। तो उस ऐसे देख लें कुंडली में कि लड़के की कुंडली में कहीं विधुर दोष तो नहीं है। विधुर दोष होगा तब भी आपको कुंडली को अनमैच्ड घोषित कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। 9वें दोष के रूप में देखना चाहिए लड़के की कुंडली में बहु विवाह योग तो नहीं है, यानी एक से ज़्यादा शादियों का योग तो नहीं है। अब वो शादी किसी भी प्रकार से हो, उसके किसी लड़की के साथ अवैध संबंध के रूप में उसने कहीं रखा हो किसी दूसरी पत्नी को, या फिर उसने अपने घर में ही लाकर कोई दूसरी वो जनानी बैठा देता है। तो इस प्रकार से यदि लड़के की कुंडली में बहुविवाह योग है तब भी एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को कुंडली को अनमैच्ड डिक्लेयर्ड कर देना चाहिए, क्योंकि इसी से उसको आगे जाकर ख्याति मिलेगी और उसको प्रशंसा मिलेगी, किसी की दुआएं मिलेंगी। यदि एक एस्ट्रोलॉजर इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके, अवॉइड करके शादी करने की परमिशन दे देता है तो फिर क्या होता है? तब होता है शादी के बाद जो लड़की है वो आत्माओं से अपने माता पिता भाई और उस एस्ट्रोलॉजर को कोसती है जिसने गुणवर्ग मिलान किए होते हैं और कुंडली मिलान किया होता है। जब वो आत्माओं से बद्दुआ देती है तो ये माता पिता और उसके भाई और ये एस्ट्रोलॉजर दोनों के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को बड़ी गंभीरता पूर्वक इन सभी बातों को ध्यान में रखकर गुणवर्ग मिलान और कुंडली मिलान करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको स्थूल रूप से इन चीज़ों के बारे में बताया। आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि ये जो गुण हैं इनको हम ज्योतिषीय विश्लेषण से कैसे समझें, कैसे देखें, दोषों को हम कैसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करके कैसे देखें, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं तो आपको इस चैनल पर बहुत सारी ज्योतिषीय जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए लगातार ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं इसी विषय से संबंधित अगली जानकारी को लेकर। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।